अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है एक दिलचस्प कहानी। एम ए राहत के कलम से। तीसरी मुलाकात। रात तारीक और वीरान थी। ऐसी तारीक रातों में दिलों पर हौल चढ़ता है और सबसे उम्दा जगह अपनी ख्वाबगाह ही लगती है। लेकिन हमारी मुलाजमत ही कुछ ऐसी है कि रात की तारीकियाँ, दिन की चिलचिलाती धूप, बरसात की तूफानी बारिशें और सर्दी की ठठरा देने वाली शामों से हमें कोई सरोकार नहीं होता। हम सिर्फ हुक्म के मुलाजिम हैं, फर्ज के बंदे हैं। हुक्म मिला, अमल करो, हीलो हुज्जत की गुंजाइश ही नहीं होती। और फिर उस दिन तो एसपी साहब भी मेरे साथ थे, लखनऊ के रहने वाले थे। ना जाने पुलिस की नौकरी क्यों कर ली थी। मजाज में वही नवाबी और बांकपन था, नाजुक तबीयत थे, शदीद मौसम से नफरत करते। लेकिन बहरहाल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अपनी सलाहियतों की बिना पर ही एसपी के ओहदे तक पहुंचे थे। एसपी साहब की मौजूदगी में कुछ ज्यादा ही चुस्त और चालाक रहना पड़ता था। वैसे भी बचपन से तबीयत का सख्त, मुशक्कत का आदी और फर्ज से गफलत ना करने वाला हूँ। लेकिन उस दिन मेरी तबीयत पर कुछ इज़्मेहलाल सा तारी था। इसकी वजह काशिक ही था। काशिक एक जालसाज़ ज़माना, जिसने बड़े बड़े ममालिक में बहुत सी जालसाजियाँ की थीं, लेकिन जो मेरा बचपन का दोस्त था और जिसके साथ जवानी की बहुत सी यादें वाबस्ता थीं। और मैं उसी काशिक को गिरफ्तार करने जा रहा था जिसने यहाँ के बहुत से राजे महाराजों को कंगाल कर दिया था। मेरी उससे दो मुलाकातें हो चुकी थीं। गो मैं डिप्टी पुलिस था, लेकिन दूसरी मुलाकात पर मैंने साफ काशिक को वार्निंग ही दी थी, क्योंकि उसने किसी काम की इब्तदा नहीं की थी। मैंने साफ कह दिया था, काशिक, मैं तुम्हें बखूबी पहचान गया हूँ। अगर तुम फिर इस मुल्क में आए हो तो तुम्हारा दोस्त तुम्हें खुशामदीद कहता है, और बिलाशुबा तुम्हारे क्याम के लिए मेरी कोठी से बेहतर कोई जगह ना होगी। लेकिन अगर तुम यहाँ दौलत कमाने आए हो मेरे दोस्त, तो वापस चले जाओ, ये मेरा इलाका है और मैं अपने दोस्त जनाब काशिक से बखूबी वाकिफ हूँ। तुम मुझे पहचान ही गए हो आसिफ, तो मेरी जान, इस बार मुझे आज़ाद छोड़ दो। मैंने तुम्हारी बात एक बार मान ली है, दूसरी बार तुम मेरी बात मान लो। ऐसा करो, तुम मुलाजमत छोड़ो और आराम से घर बैठो, या 2-3 माह की रुख्सत ले लो। मैं 2-3 माह से ज़्यादा यहाँ ना रहूँगा। ये मेरी वार्निंग है काशिक। 4 दिन के अंदर अंदर ये मुल्क छोड़ दो, वरना हमारी तीसरी मुलाकात एक डीएसपी और मुजरिम के दरमियान होगी। आखा, तो तुम डीएसपी बन गए हो। भाई, मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद कबूल करो। लेकिन क्यों ना इस बार हम भिड़ ही जाएं। यार देखो, पहले मैंने तुम्हारी बात इसलिए मान ली थी कि तुम सिर्फ इंस्पेक्टर थे। मैंने सोचा क्यों अपने यार का ओहदा खराब करूं। मुस्तकबिल में तरक्की करने में दुश्वारियां होंगी, मैं वापस चला गया। लेकिन कम अज कम डीएसपी के रैंक के अफसर से टकराना तो मुनासिब ही है। क्या ख्याल है? उसने अपनी शानदार दाढ़ी खुजाते हुए कहा। अगर तुम ये सब कुछ मजाक भी कह रहे हो तो गलत है। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इसलिए गिरफ्तार कर सकता हूं कि तुम काशिक हो। खैर, अभी की बात छोड़ो, इस वक्त तो मुझे एक ज़रूरी काम है। वो तुम्हारी भाभी भी साथ है ना? उसने कहा। कौन? अबीका? कहाँ है वो? मैंने सब कुछ भूल कर पूछा। ऑक्सफोर्ड का ज़माना मेरी निगाहों में घूम गया। जब हम साथ रहते, साथ उठते बैठते थे, हमारी तफरीहात मुश्तरिक होती थीं। अबीका बहुत अच्छी लड़की थी, बेपनाह जहानत की मालिक, दुनिया भर के इल्म फ़नून से दिलचस्पी रखने वाली। वह इस नौ उम्री में दुनिया की बहुत सी मुश्किल ज़ुबानों की माहिर थी। वह दुनिया के बेशुमार मुल्कों की सकाफत से पूरी तरह वाकफियत रखती थी। मैं बिलाशुबा उसे दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों में से एक कह सकता हूँ, इंतहाई हाजिर दिमाग। यहाँ मैं एक बात अर्ज करता चलूँ। इब्तदा में मैं भी अबीका को पसंद करने लगा था। अक्सर मेरी तन्हाइयाँ उसके तसव्वुर से आबाद होती। मैं हॉस्टल में अपने कमरे में जब तन्हा होता, या रात के इंतहाई पहरों में जब मेरे दूसरे साथी सो रहे होते, अबीका के सामने दोहराने के लिए रोमानी डायलॉग याद करता, महबूबा को राम करने के नुस्खे तलाश करके इनकी रिहर्सल करता, अपनी शख्सियत में किताबों के मुताबिक ऐसा बांकपन पैदा करने की कोशिश करता जो औरत को मुतासिर करे। लेकिन ये सब कुछ उस वक्त तक किया जब तक ये मुझे ना मालूम हो गया कि अबीका दिलो जान से काशिक पर मरती है। हाँ, ये बात मुझे अबीका की डायरी से मालूम हुई, जिसे वह इंतहाई खुफिया रखती थी, लेकिन जो इत्तेफाक से मेरे हाथ लग गई थी। मैंने डायरी पढ़ी। उस डायरी में अबीका ने काशिक से ऐसी शदीद चाहत का इकरार किया था जिसने मुझे बेहद मुतासिर किया। और आप यकीन करें, मुझे ये डायरी पढ़कर अपनी नाकामी का ज़रा बराबर अफसोस न हुआ, बल्कि इस बात पर मुसर्रत हुई कि अभी तक मैं रिहर्सल ही कर रहा था। अगर मैं उसे इजहार इश्क कर देता तो ज़ाहिर नाकामी होती और अबीका की निगाहों में मेरी सुबकी हो जाती। मुमकिन है वो काशिक से भी जिक्र कर बैठती और फिर काशिक की तमस्कर अमेज नज़रें मेरे बदन से खाल उतार लेती। लेकिन मैं बाल बाल बच गया। मैंने अबीका की डायरी उसी जगह रख दी जहाँ से उठाई थी और अबीका के इश्क से उसी वक्त तौबा कर ली। बल्कि दूसरे दिन से यूनिवर्सिटी की सबसे बदसूरत और बददिमाग लड़की शबकी को छेड़ने लगा। मैं शबकी से बाकायदा इजहार इश्क कर बैठा और मेरे दोस्तों को बेहतरीन तफरीह हाथ आ गई। काशिक और मेरी ज़िंदगी के बेशुमार वाक़यात हैं जिसे मैं सिलसिलावार कलमबंद करूँगा। पहले मैं आपको उसकी गिरफ्तारी का दिलचस्प वाक़या सुना दूँ।
हाँ, तो अपने उस गहरे दोस्त को गिरफ्तार करने जा रहा था। मैं नहीं बता सकता कि मेरे दिल की हालत क्या थी। मैं उन तमाम लोगों को याद करने की कोशिश कर रहा था जिन्होंने फर्ज पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। मसलन वो बाप जिसने फिल्म संगदाम में अपने ओबाश डाकू बेटे को गोली मारकर हलाक कर दिया। खैर, वो तो फिल्म की बात थी। हकीकत में ऐसे बहुत से वाकयात गुजरे हैं जिनमें एक भाई डाकू और दूसरा पुलिस ऑफिसर हुआ है, लेकिन मुआशरे को डाकू से पाक करने के लिए भाई ने भाई की कुर्बानी दी है। बेशुमार वाकयात हैं, कहाँ तक आपको सुनाऊंगा। इन्हीं वाकयात को ताज़ा करके मैं खुद को काशिक की गिरफ्तारी के लिए तैयार कर रहा था। दिल ही दिल में डायलॉग याद कर रहा था जो ऐसे मौक़ों पर ड्रामाई अंदाज में अदा किए जाते हैं। मसलन, काशिक हथकड़ियाँ पहने हुए मुझे देखेगा तो मैं कहूँगा, मुझे अफसोस है काशिक, इस वक्त मैं सिर्फ पुलिस अफसर हूँ। मैंने दोस्ती का फ़र्ज तुम्हें वार्निंग देकर उतार दिया था, लेकिन तुम मेरे मुल्क के कानून से टकराए थे और मैंने अपनी ज़िंदगी कानून के हवाले कर दी है। मैं कानून का रखवाला हूँ और इस वक्त तुम्हारा दोस्त आसिफ तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर रहा, बल्कि डीएसपी आसिफ तुम्हारे सामने है। फिर मैं अबीका से कहूँगा, एक इंसान की हैसियत से तुम मेरे लिए काबिल एहतराम हो अबीका, क्योंकि तुमने अपनी जहानत को अपनी मोहब्बत के हवाले कर दिया। तुम वो कुछ नहीं जो काशिक तुम्हें बनाना चाहता था। काश तुम काशिक को अपनी मोहब्बत के जरिए सही रास्तों पर ले आती, तो तुम्हारा दोस्त आसिफ बड़े फख्र से तुम्हें अपनी सोसाइटी में पेश करता और कहता, देखो ये मेरे साथी हैं, ये मेरे दोस्त हैं, दुनिया के ज़हीन तरीन शौहर और बीवी। लेकिन मुझे गम है कि तुम्हारी गिरफ्तारी का नागवार फ़र्ज भी मुझे ही अंजाम देना पड़ा है। और अबीका गर्दन झुकाकर अपने मरमरी हाथ मेरी तरफ बढ़ा देगी। कैसा लगेगा उन हाथों में हथकड़ियाँ डालते हुए, जिन्हें चूमने की आरजू बरसों मेरे दिल में परवान चढ़ती रही थी। रखान के मंदिर तक का रास्ता तय करते हुए मैं इन्हीं ख्यालात में खोया रहा। एसपी साहब भी खामोश थे। या तो उन्हें नींद आ रही थी, या फिर वे इस तारीक रात से खौफजदा थे, या फिर काशी की गिरफ्तारी के लिए मेरी तरह मंसूबे बना रहे थे। मैंने उन्हें छेड़ना मुनासिब न समझा और हमारी गाड़ियां मंदिर से तकरीबन 2 फरलांग दूर रुक गईं। तमाम जवान नीचे उतर आए। उनकी तादाद 15 के करीब थी। हालांकि सिर्फ 2 अफराद गिरफ्तार करने थे, जिनमें एक मर्द और एक औरत था। लेकिन काशी को मैं ज़ाती तौर पर जानता था। मैं जानता था कि वो किस कदर चालाक और ज़हीन है। 2-4 आदमियों को जुल देकर निकल जाना उसके लिए मुश्किल नहीं था। गाड़ियां महफूज मुकाम पर छोड़ने के बाद मैंने अपने दोनों मातहत इंस्पेक्टरों को हदायत दी और इंस्पेक्टर जवानों को साथ लेकर एक तवील फैलाव में मंदिर की तरफ बढ़ गई। उन्होंने मंदिर के चप्पे चप्पे पर जवान फैला दिए और हम दोनों, यानी मैं और एसपी साहब, एक इंस्पेक्टर और 2 जवानों को साथ लेकर मंदिर के दरवाजे की तरफ चल पड़े। दरवाजे पर एक लंबी कीमती कार खड़ी थी जिस पर फ्लैग लहरा रहा था। हम दोनों उस कार को देखकर चौंक पड़े। एसपी साहब ने झुककर कार के निचले हिस्से पर एक मोनोग्राम देखा और एक तवील सांस लेकर बोले, राजा साहब, रियासत चौपड़ा। मगर ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। शायद राजा साहब अंदर मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में। एसपी साहब ने परेशान होकर कहा, हम राजा साहब से माजरत कर लेंगे जनाब। बल्कि जब राजा साहब को इस फ्रॉड के बारे में मालूम होगा तो वो भी खुश होंगे। ना जाने वो बदबख्त उन्हें किस चक्कर में फांस रहा है। ठीक है, बहरहाल हमें अपना काम तो करना ही होगा। एसपी साहब की हिम्मत भी बढ़ गई और हम लोग अंदर दाखिल हो गए। मंदिर की फिजा बेहद पुरसरूर थी। हम राहदारी से गुजरते हुए बड़े हॉल में पहुंच गए, जहां विष्णु की मूर्ति अलनेस्यारा भी मौजूद थी। इस मूर्ति के कदमों में राजा साहब चोपड़ा और उनकी धर्म पत्नी सरबसजूद थे। मैंने इंस्पेक्टर को इशारा किया और वो नौजवानों को लेकर उस हुजरे की तरफ गया जहां पुजारी पाल सिंह रहता था। पाल सिंह के हुजरे के दरवाजे पर इंस्पेक्टर जम गया और हम दोनों राजा साहब के सजदे से उठने का इंतजार करने लगे। राजा साहब ने भी हमारे कदमों की आवाज़ सुन ली थी, इसलिए वो भी उठ गए। उन्होंने हैरान मगर पुररोब नज़रों से हमें देखा और एसपी साहब ने उन्हें सलूट किया। भगवान के घर में पुलिस का क्या काम, क्या बात है? उन्होंने गूंजदार आवाज़ में कहा। हम शर्मिंदा हैं राजा साहब के आपके पाठ में मखल हुए। दरअसल हम एक बहुत बड़े फ्रॉडी को गिरफ्तार करने यहाँ आए हैं, एसपी ने माजरत आमेज लहजे में कहा। भगवान के घर में और फ्रॉडी? राजा साहब बोले। हाँ राजा साहब, बदकिस्मती से अब लोग इबादत गाहों को भी जुराइम का अड्डा बना लेते हैं। मंदिर के नया पुजारी पाल सिंह असल में एक शातिर मुजरिम काशिक है। पूरे सबूत मुहैया करके हम उसे गिरफ्तार करने आए हैं, एसपी ने कहा। पाल महाराज, लेकिन वो तो बड़े ज्ञानी हैं, राजा साहब ने हैरत से कहा। अगर हमें इजाज़त दें तो हम उन ज्ञानी महाराज को गिरफ्तार कर लें, उसके बाद हकीकत आपके गोश गुजार कर दी जाएगी। हाँ भाई ज़रूर, लेकिन महाराज पाल अगर गुनाहगार ना निकले तो आपको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम भी उसी के पास आते हैं। वो बेहद शातिर इंसान है राजा साहब, हम आपको उसके बारे में तफसील बता देंगे, एसपी साहब ने कहा और फिर राजा साहब से माजरत करके बढ़ गए। आप मेरी पत्नी को गाड़ी में पहुंचाएं, मैं भी पाल महाराज की गिरफ्तारी देखूंगा, राजा साहब ने दिलचस्पी से कहा। और एसपी साहब ने गर्दन से मुझे इशारा किया। मैंने एक गहरी सांस ली और रानी साहिबा नाज से ठिलाती हुई मेरे साथ बाहर निकल आई। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और वो अंदर बैठ गई। मैं तेज़ी से वापस पलट आया। एसपी साहब मेरा इंतज़ार कर रहे थे। राजा साहब दूर खड़े थे। फिर हमने पाल सिंह के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन दस्तक देने पर महसूस हुआ कि दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ था।
हमारे पास चूंकि पूरे पूरे इख्तियारात थे, इसलिए हम बेधड़क अंदर दाखिल हो गए। हुजरे में कड़वे तेल के 2 चिराग जल रहे थे और चिराग की रोशनी में पाल महाराज एक कंबल बिछाए सो रहे थे। मुझे गुमान भी नहीं था कि काशिक इतनी आसानी से गिरफ्त में आ जाएगा, लेकिन अफसोस भी होने लगा। वो बदनामे ज़माना मुजरिम, यूरोप की पुलिस भी जिसके सामने नाक रगड़ती थी, कितनी बेबसी और आसानी से पकड़ा जा रहा था। दरअसल काशिक हद से ज़्यादा खुद एतमादी का शिकार हो गया था। अपने इस रूप में वो समझ बैठा था कि उसे कोई नहीं पहचान सकता, और बिलाशुबा जिसने उसके खूबसूरत बाल, घनी छोटी सी लेकिन बेहद शानदार दाढ़ी और ऐसी ही मूंछें देखी हूं, वो इससे मुंडे हुए सर और दाढ़ी मूंछों से बेनियाज साफ शफाफ चेहरे को नहीं पहचान सकता था। लेकिन मेरी बात और थी। मैंने उसे बचपन से जवानी तक देखा था। उसके खदोखाल तो मेरे जहन की गहराइयों में पोशीदा थे। यही वजह थी कि जब मैं काम आदमी के लिबास में अंदर दाखिल हुआ तो मैंने उसे साफ पहचान लिया। मैंने अबीका को भी पहचान लिया। उन दोनों के पहचानने के बाद ही मैंने ये कदम उठाया था। हम चारों बल्कि पांचों काशिक के सर पर पहुंच गई। एसपी साहब ने पिस्तौल निकाल लिया और इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर उसे हिलाया। उठिए महाराज, पूजा का समय हो चुका है, इंस्पेक्टर ने हिलाते हुए कहा। अभी कम सिन हूं, जवान होने दे बाबा, महाराज पाल के हलक से चमकदार आवाज निकली। और इंस्पेक्टर ने हैरत से उसे देखा और बोला, पुलिस स्टेशन चलकर जवान हो जाएंगे महाराज। इंस्पेक्टर ने इस बार जोर जोर से झिंझोड़ कर कहा। लेकिन महाराज पाल ने करवट बदल ली। अरे उठाओ, इंस्पेक्टर ने जवानों से कहा। और दोनों नौजवानों ने महाराज पाल को दोनों बाजुओं से पकड़कर उठा लिया। एक जवान ने कहा, इसके मुंह से चरस की बू आ रही है जनाब। मेरे होंठ भींच गए। बिलाशुबा मेरे नजदीक उसने खुद को तबाह कर लिया था। उसे तो नशे से नफरत थी। अगर वो नशे में ना होता तो इस तरह ना पकड़ा जाता। बहरहाल एसपी साहब के ईमा पर उसके हाथों में हथकड़ियां डाल दी गईं। मैंने काशिक के खदोखाल देखे। उसे पहचानना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। एक लम्हे के लिए मेरा दिल धड़का और फिर मैंने दिल को सख्त कर लिया। कुछ भी हो, वो एक मुजरिम है जिसका गिरफ्तार होना जरूरी था, लेकिन अब वो घटिया भी हो गया है। वरना इससे कबल वो नशा नहीं करता था। या फिर यह भी मुमकिन है कि उसने पुजारी का भरम कायम रखने के लिए किसी के कहने पर चरस पी ली हो। बहरहाल कुछ भी हुआ, मुझे अपनी दोस्ती नज़रअंदाज करना होगी, और काशिक जिस सज़ा का मुस्तहिक है उसे वो सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन अबीका कहाँ है? मैंने उसे देवदासियों के रूप में रक्स करते देखा था। वो 100% अबीका थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसे भी इसी हुजरे में होना चाहिए था, क्योंकि काशिक मुझे बता चुका था कि बकौल उसके अबीका मेरी भाभी बन गई है। मुमकिन है अबीका मुस्तकिलन यहाँ इस मंदिर में ना रहती हो। काशिक ने दूसरे ठिकाने भी तो बना रखे होंगे। मैंने इंस्पेक्टर से कहा, ठीक है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यकीनन यहाँ इसका कोई साथी नहीं होगा। मैं इसके काम करने के अंदाज से पूरी तरह वाकिफ हूँ। सिर्फ इसकी साथी लड़की तलाश करो। मेरे अंदाजे के मुताबिक तो उसे इसके साथ होना चाहिए था, लेकिन मुमकिन है वो किसी दूसरे हुजरे में हो। ताहम अगर वो ना मिली तो हम इससे उसके बारे में मालूम कर लेंगे। मुमकिन है वो इसकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर निकल जाए, इंस्पेक्टर साहब ने कहा। नामुमकिन है जनाब। इन दोनों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अबीका यहाँ से ना जाएगी जब तक या तो वो काशिक को आज़ाद करा ले या फिर खुद भी गिरफ्तार हो जाए। आप इत्मीनान रखें, मैं उसे गिरफ्तार कर लूंगा। ताहम इंस्पेक्टर दूसरे हुजरों की तलाशी ले ले। उस वक्त तक हम बाहर रुकते हैं। आओ, एसपी साहब ने मुझसे इत्तफाक करते हुए कहा, और हम सब काशिक को धकेलते हुए बाहर ले आए। वो आपे में नहीं था, उसकी आंखें बंद थी और वो मुस्कुरा रहा था। कभी कभी वो भद्दी और बेहंगम आवाज़ों में गाने की भी कोशिश करने लगता। काशी को लिए हुए हम मंदिर से बाहर निकल आए। राजा साहिब चोपड़ा हमारे साथ थे और महारानी बदस्तूर कार में बैठी हुई थी। इस दौरान वह बिल्कुल खामोश रहे थे, लेकिन बाहर आकर उन्होंने पूछा, आप लोग मुझे भी तो बताइए, ये सब क्या है? आपने मंदिर के पुजारी को इंतहाई बेइज्जती से मेरे सामने गिरफ्तार किया है। यह धर्म का मामला है। अगर आपने कोई गलत कदम उठाया तो मेरी गवाही आपके खिलाफ होगी, ये नोट कर लें। मुआफ़ कीजिएगा राजा साहब, आपका एहतराम सार आंखों पर। लेकिन आप बता सकते हैं कि आप इस वक्त तन्हा अपनी धर्म पत्नी के साथ यहाँ क्यों तशरीफ़ लाए थे? एसपी साहब ने कहा, आप मुझे अदालत में बुलाकर सवालात करें। राजा साहब ने गुस्से से कहा, मैं मुआफ़ी चाहता हूँ। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए नहीं किया। दरअसल ये आपके सवाल का जवाब देने के लिए है। महारानी की इच्छा थी कि हम तरखान के मंदिर चलकर मन्नत माने। महारानी बालिक की आरजू रखती हैं। यहाँ आकर आपने कुछ दिया भी है। हाँ, मंदिर को जो कुछ हम दे सकते थे दिया। इसमें कुछ मंदिर को नहीं मिलेगा, सब उस पुजारी के हिसाब में जमा हो जाएगा। और अभी तो ये इब्तदा है, आपको यहाँ दोबारा आने की आज्ञा मिलती और फिर तीसरी बार, और फिर आप किसी ऐसे चक्कर में फांस लिए जाते जिससे आपकी गर्दन भी निकालना मुश्किल हो जाती। आप पूरी जिंदगी ब्लैकमेल किए जाते। आपको और महारानी को अलग अलग रकमें अदा करनी होती। आपके भाग अच्छे हैं राजा साहब, जो भी आपने इब्तदा ही की है। अगर अब भी आपको शक है तो सदर दफ्तर में तशरीफ़ लाइए, आपको बहुत सी रिपोर्टें दिखा दी जाएंगी। वैसे भी हमें राजा साहब के बयान की ज़रूरत पड़ेगी जनाब, मैंने एसपी साहब से कहा। हाँ, मैं रियासत हाजिर होऊंगा, एसपी साहब ने कहा। कल आप लोग ज़रूर तशरीफ़ लाइए और मुझे इस बारे में तफसील बताइए। मैं चाय पर तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। हाजिर होऊंगा जनाब, एसपी साहब ने कहा।
फिर मैंने एक इंस्पेक्टर को हुक्म दिया कि वो नौजवानों के साथ जाए और गाड़ियां ले आए। अंदर हुजरों की तलाशी लेने वाला इंस्पेक्टर वापस आ गया। उसने बताया कि मंदिर में और कोई चीज़ नहीं, और फिर हमने काशिक को गाड़ी में सवार कर दिया और उसे लेकर चल पड़े। खासी रात गए हम शहर वापस पहुंचे। एसपी साहब भी थक गए थे और उन्हें नींद आ रही थी। चुनाचे उन्होंने कहा कि सुबह काशिक से गुफ्तगू की जाएगी, इस वक्त आराम किया जाए। काशिक को हवालात में बंद कर दिया गया। उसके बारे में गार्ड को खास तौर से हदायत कर दी गई थी और कुछ और मुहाफिजों का बंदोबस्त कर दिया गया था, क्योंकि मामला काशिक जैसे शातिर का था, जो अगर उस वक्त भी नशे में ना होता तो इस कदर बेजरद ना होता। दूसरे अमूर से फारिग होकर मैं भी वापस घर चलाया। अब जबकि मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, मेरे जहन पर ख्यालात के हजूम ने हमला कर दिया। मैं अपने दोस्त के बारे में सोचने लगा, जो मेरे ही हाथों गिरफ्तार हो गया था। किसे मालूम था कि यह दिलचस्प कहानी ऐसा अजीब मोड़ लेकर खत्म होगी। और फिर मेरे जहन में अबीका उभर आई। क्या मैं अबीका को अपने हाथों से गिरफ्तार कर सकूंगा? क्या काशिक अजियतों के दौरान उसका पता बता देगा? जब मैं अबीका का पता मालूम करने के लिए उसे अजियतें दूंगा, तो वो किस अंदाज से मेरी तरफ देखेगी? कैसी हैरत होगी उसे। वो सोचेगा कि मैं इस कदर कैसे बदल गया हूँ। और अबीका, जो मेरी कमजोरी रह चुकी है, जब वो मुस्कुराते हुए मुझसे मिलेगी और जब मैं उसकी खूबसूरत सी गोल कलाइयों की तरफ हथकड़ियां बढ़ाऊंगा, तो उसकी नीली झील जैसी आंखों में कैसी मोहब्बत के नकूश होंगे। कैसे अनोखे अंदाज में देखेगी वो मुझे। क्या मैं उसकी निगाहों का सामना कर सकूंगा? नामुमकिन, मेरे लिए मुश्किल है। कम अज कम अबीका का सामना करना तो मेरे लिए मुश्किल है। फिर क्या करूं? सख्त परेशानी और उलझन के आलम में मैंने फैसला किया कि मैं कल ही से छुट्टी के लिए दरख्वास्त दे देता हूं। मैं अचानक तबीयत खराब होने का बहाना करूंगा और इस सिलसिले में थोड़ी सी अदाकारी भी करूंगा, ताकि फौरी तौर पर छुट्टी मिलने में दिक्कत ना हो। फिर यह मामला सिर्फ एसपी साहब निपटा लेंगे। काशिक गिरफ्तार हो ही चुका है, अब कोई खास बात तो नहीं रह गई और सिर्फ अबीका को गिरफ्तार करना है। और यह हकीकत थी कि अगर काशिक उसका पता किसी कीमत पर ना बताए, तो अब यह अबीका खुद ही सामने आ जाएगी। मैं उन दोनों की फितरत से बखूबी वाकिफ था। वो दोनों यकजा होकर जेल से फरार होने के मंसूबे जरूर बना सकते थे, लेकिन अलग अलग रहकर दोनों नीम मुर्दा रहते और कोई कुछ न कर सकता। चुनाचे उन दोनों का अलग रहना मुश्किल था। अबीका भी जरूर पुलिस के कब्जे में आएगी, इसके बाद एसपी साहब जाने और वो। खुद मैं इस मामले से जिस कदर दूर रह सका तो रहूंगा। आपको शायद मेरी परेशानी का पूरा पूरा एहसास नहीं, आप एहसास कर भी नहीं सकते इस वक्त तक, जब तक मैं आपको अपने और काशी के ताल्लुकात के बारे में सब कुछ ना बता दूं। यही मुनासिब रहेगा। इसके बाद आप भी फैसला कर सकते हैं कि काशिक की गिरफ्तारी से मेरी ये कैफियत क्यों हुई थी। मेरी उम्र उस वक्त 12 साल थी जब काशिक पहली बार हमारे यहाँ आया। वो लबनान से आया था, वहीं का बाशिंदा था। मेरे वालिद एक गैर मुल्की फ़र्म के बिजनेस मैनेजर थे और फ़र्म की तरफ से मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करते रहते। इन्हीं दौरों के सिलसिले में वो लबनान भी गए थे, जहाँ उनकी मुलाकात काशिक के वालिद से हुई और दोनों एक दूसरे से घुल मिल गए। वालिद साहब जब भी लबनान जाते अपने दोस्त के यहाँ क़याम करते और उन दोस्त को अपने वतन के दौरे की दावत भी देते। काशिक से उन्होंने मेरा तज़किरा भी किया और काशिक ने मुझे कई खतूत भी लिखे, जिनका मैंने जवाब भी दिया। इस तरह हम कलमी दोस्त बन गए और बिलाखिर एक दिन काशिक अपने वालिद के साथ हमारे यहाँ मिलने गया। गहरे स्याह बाल, गहरी स्याह चमकदार और जहानत से भरपूर आंखों वाला ये तंदुरुस्त और तवाना दोस्त मुझे बेहद पसंद आया। मैं इसका गर्विदा हो गया। हम दोनों चंद घंटों में गहरे दोस्त बन गए। काशिक ने मुझे अपनी तफरीहात के बारे में बताया और मैं दंग रह गया। उसकी उम्र मेरी जैसी ही होगी, लेकिन जैसी जैसी शरारतें वो कर चुका था, उन्हें सुनकर मैं दंग रह गया। उसने अपनी शरारत से लबनानी पुलिस को 2 घंटे तक एक दूसरे पर गोलियां बरसाने पर मजबूर कर दिया था। उसकी ज्यादातर छेड़छाड़ पुलिस से ही रहती थी और वो कहा करता, ना जाने पुलिस की वर्दी में मलबूस आदमी को देखकर मेरी ये कैफियत क्यों हो जाती है। मेरा दिल चाहता है कि उसको परेशान करूं। लबनान में उसने बड़ी बड़ी शरारतें की थी। उसने होटल के मुसाफिरों को ऐसा सरासीमा कर दिया कि वो 2 घंटे के अंदर अंदर पूरा होटल खाली करके चले गए और होटल के कुर्बो जवार का इलाका आन के आन में खाली हो गया। खुद पुलिस वालों ने और होटल वालों ने 3 दिन तक होटल में कदम नहीं रखा और उसका मुहासरा किए रहे। ऐसी ही कई शरारतें, जिनसे उसकी जहानत लेकिन शरपसंदी अयां थी। बहरहाल मैं उससे बेहद मुतासिर हुआ। काशिक तकरीबन 1 माह मेरे साथ रहा और फिर दोबारा मिलने का वादा करके चला गया। उसके बगैर मेरा दिल जर्रा भर न लगा। और फिर उन दिनों मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। मैं इकलौता बेटा था। वालदा की मौत ने मेरे जहन पर बहुत बुरा असर डाला और वालिद साहब सख्त परेशान हो गए। यूं भी फर्म के कामों के सिलसिला में बाहर रहते थे। अब दो ही बातें थी, या तो वो मुलाजमत छोड़ देते या फिर मेरा कोई मुनासिब बंदोबस्त करते। आमदनी बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुलाजमत छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन वालदा की मौत की ताज़ियत के लिए काशिक के वालिद और काशिक दोबारा आए। तब काशिक के वालिद ने बताया कि वो काशिक को मुस्तकिल तौर पर एक गैर मुल्क भेज रहे हैं। वो वहीं रहेगा और तालीम हासिल करेगा। उन्होंने मेरे लिए भी वालिद साहब को मशवरा दिया और वालिद साहब इस मशवरे से बहुत खुश हुए। उन्होंने मेरी राय मालूम की और मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता था, जहाँ काशिक हो वहाँ मैं न रहूँ। काशिक ने भी मुझे बहुत से सब्ज बाग दिखाए। उसने कहा दोबारा वो शरारतें करने के लिए आज़ाद होंगे। बहरहाल मैं रजामंद हो गया।
हम दोनों के लिए लंदन के एक खूबसूरत इलाके के लिए बंदोबस्त कर दिया गया और फिर वहाँ हमने तालीम का आगाज़ किया। हम दोनों ने पढ़ाई शुरू कर दी। ये अजीब बात थी। हम दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त थे, लेकिन काशिक जहाँ कानून का मजाक उड़ना पसंद करता, वहीं मैं कानून का एहतराम करता। यहाँ हमारी तबीयतों में इख्तलाफ था, लेकिन ये इख्तलाफ बचकाना नौइयत का था। काशिक इन शरारतों में मैं खुद शरीक रहता, जो पुलिस के खिलाफ न होती। लेकिन अगर वो वर्दी वालों को तंग करने पर उतर आता तो मैं उसका साथ न देता। अलबत्ता उसके राज की हिफाजत मैं ज़रूर करता। कई बार काशिक मेरी गवाही से बच गया। साल में एक बार हम दोनों अपने अपने वतन जाते और 1 माह के बाद फिर आ मिलते। इसी तरह ज़िंदगी गुजरती रही। हम दोनों कुछ भी करते, लेकिन पढ़ाई के मामले में दोनों तेज थे और हमेशा अच्छे नंबर लेते। वक्त गुजरता रहा, शरारतों का बचकाना अंदाज खत्म हो गया और अब उनमें पुख्तगी आ गई, लेकिन फितरत बिल्कुल तब्दील न हुई थी। काशी का बोर जहानत से काम लेकर शरारत करता और उसकी वजह से लंदन में बहुत से हादसे रूनमा हो चुके थे। मैं उन हादसों में उसका साथी नहीं था, ताहम उसे मुझसे कोई शिकायत कभी ना हुई। हम फिर यूनिवर्सिटी पहुंच गए। यहाँ हमारी मुलाकात अबीका से हुई। ये लड़की भी मिडल ईस्ट की बाशिंदा थी और तालीम हासिल करने यहाँ आई थी। उसका बाप एक कौम परस्त लीडर था, जो हुक्मरानों की गोली का शिकार हो गया था। फिर जब वो लोग बरसरे इक़्तिदार आए, जिनके लिए उसने जान दी थी, तो उन्होंने उस लीडर के अहलो अयाल की पूरी तरह खबरगिरी की और अब अबीका अपने मुल्क की हुकूमत के अखराजात पर तालीम हासिल कर रही थी। लड़की थी कि जहानत और जिंदा दिली की पोट। उसका उठना बैठना लड़कियों के बजाय लड़कों में रहता। लड़कियां उसे पसंद न थीं। फिर यूं हुआ कि हम तीनों गहरे दोस्त बन गए। अबीका अब हमारे अलावा किसी के साथ न रहती। वो बेहद जिंदा दिल थी। अक्सर वो मर्दों के लिबास में होटलों और नाइट क्लबों में हमारे साथ होती। हम तीनों बाजार हुस्न की सैर करते और तवाइफें अबीका से खास उल्फत का इजहार करती, क्योंकि वो लड़के के मेकअप में होती। इस सिलसिला में भी बहुत से लतीफ़े पेश आए। वैसे मैंने महसूस किया था कि अबीका भी काशिक के रंग में रंगती जा रही है। अक्सर काशिक की खतरनाक शरारतों में वो उसकी भरपूर मददगार होती और फिर उन्होंने बहुत से ऐसे केस किए जिनकी वजह से लंदन पुलिस किसी खतरनाक गिरोह के इम्कानात पर गौर करने लगी। ये कानून शिकनी मुझे पसंद न थी। मैंने काशिक को कई बार समझाया, लेकिन ऐसे मौक़ों पर वो मुझे अजनबी नज़रों से देखने लगता और कई बार उसने कहा था, जब तुम मुझे कानून का सबक पढ़ाते हो तो बाज़ औक़ात मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं एक मुजरिम हूँ और तुम पुलिस वाले। एक बात सुनो आसिफ, पुलिस की नौकरी कभी न करना, वरना मुमकिन है हम इसी हैसियत से एक दूसरे के सामने आ जाएं। मगर मैं तुम्हें मुजरिम नहीं बनने दूंगा काशिक, मैं कहता। मैं जुर्म को जुर्म समझूं जब ना, ये तो मेरी तफरीह है। लेकिन लंदन पुलिस इसे बाकायदा रंग देने लगी है, मैं क्या करूं? और मैं ठंडी सांसें लेकर खामोश हो जाता। इसके बाद अबीका का मसला पेश आया, जिसके बारे में मैं मुख्तसर आपको बता चुका हूं। उन दिनों ना जाने क्यों मुझे ये महसूस होने लगा कि मैं अबीका को पसंद करने लगा हूं। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में उतरती जा रही है। चुनाचे मैंने अपना अंदाज रोमानी बना लिया। मैं अबीका के सामने ठंडी आहें भरता, जब वो अकेली होती तो उसे घूरने लगता। गर्ज वो सब कुछ करता जो किसी लड़की से इश्क के सिलसिले में किया जाता है। इस बारे में मुझे ज़ाती तजुर्बा ना था, लेकिन यही शुक्र था कि अभी अबीका ने मेरे इस बदले हुए मूड को महसूस नहीं किया था और मैं आज तक इस बात पर खुश हूं कि उसे मेरा राज नहीं मालूम हो सका। अबीका की डायरी मुझे मिल गई और मैंने उसकी मोहब्बत का राज पढ़ लिया। अबीका ने जो कुछ लिखा था उसने मुझे बेहद मुतासिर किया। चूंकि डायरी के अल्फाज मुझे लफज ब लफज याद नहीं है, लेकिन अपने अल्फाज में मैं मुख्तसर आपको उस तहरीर के बारे में बता दूं। उससे अबीका की बेपनाह मोहब्बत का अंदाज़ा होता है। अबीका ने कुछ इस तरह लिखा था, काशिक, एक ऐसा नाम जो मेरी रूह में रचा हुआ है। मेरी ज़िंदगी में काशिक के अलावा और क्या रखा है? अगर काशिक मेरी ज़िंदगी से निकल जाए तो जिस्म से रूह निकल जाए। ना जाने ये इंसान की कौन सी हिस्स है। इंसान खुद से प्यार करता है, अपने लिए जीता है। वो दूसरों के लिए इस कदर मजबूर क्यों हो जाता है? एक जगह उसने लिखा था, काशिक दहशत पसंद है, उसकी फितरत जुराइम की तरफ माइल है। मैं उसकी हर सूरत से प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे अंदेशा है कि वो बाकायदा मुजरिम न बन जाए। अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगी? उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। फिर उसने खुद ही अपने सवाल का जवाब हासिल कर लिया, मैं तो साया हूँ, जहाँ काशिक होगा वहाँ मैं हूँगी। वो अगर जुराइम पेशा पसंद करता है तो मैं उससे अलग कैसे रह सकती हूँ? मुझे भी उसके रंग में ढलना होगा। काशिक तो मेरा जिस्म है। ऐसी ही बहुत सी तहरीरें थी। मेरा ख्याल आप इन चंद तहरीरों से उसकी बेपनाह मोहब्बत और इस बात का अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि अबीका बजाते खुद मुजरिम नहीं थी। उसने अपनी फितरत काशिक की मर्जी के मुताबिक ढाल ली थी। हाँ, तो मैं अपने रास्ते से हट रहा हूँ। फिलहाल काशिक और अबीका के ताल्लुकात को जाने दें, सिर्फ अपनी बातें करें। हालात ने रुख बदला। मेरे वालिद साहब अचानक ही फौत हो गई और मुझे सब कुछ छोड़कर वापस आना पड़ा। यहाँ मेरा कोई भी नहीं था। दूर के अजीज बहुत से थे। वालिद साहब मेरे लिए कोई बहुत बड़ी जायदाद नहीं छोड़ गए थे जो मैं ऐश करता। अलबत्ता सर छुपाने का ठिकाना ज़रूर था और ऐसे हालात थे कि मैं थोड़े अरसे तक ज़िंदगी गुजार सकता था। कुछ दिन तक मैं वालिद साहब का शोक मनाता रहा, फिर अमल की दुनिया में आ गया। मैंने अपने मुस्तकबिल के लिए सोचना शुरू किया और एक ही राह नजर आई।
मुलाजमत करूं और ज़िंदगी गुजारूं। मैंने मुलाजमत की तलाश शुरू कर दी, लेकिन बड़ी मायूसी हुई। इतनी तालीम हासिल करने के बाद किसी दफ्तर में क्लर्की मुझे पसंद नहीं थी। फिर मेरी मुलाकात वालिद साहब के एक दोस्त से हो गई, जो एक पुलिस अफसर थे, और बिलाशुबा उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। मैं महकमे पुलिस में सब इंस्पेक्टर की हैसियत से मुलाजिम हो गया, और जब मेरी ज़िंदगी एक राह पर आई तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। मैं वाहिद इंस्पेक्टर था जो आन की आन में तरक्की करके इंस्पेक्टर बन गया। महकमा में मेरा एतमाद हो गया था और बहुत ख़ास केस मेरे हवाले किए जाते। उन्हीं दिनों एक गैर मुल्की सरमायादार हमारे यहाँ आया और इत्तेफाक से मेरी ड्यूटी उस पर लगा दी गई। सरमायादार कुछ खौफज़दा था। उसने बाकायदा तो कोई रिपोर्ट नहीं दी, लेकिन मुझे खुफिया तौर पर एक बड़े इनाम का लालच देकर कहा कि मैं उसके राज को राज रखूं और उसके लिए काम करूं। क्या काम करना होगा, मैंने पूछा। सिर्फ मेरी हिफाजत। एक इंतहाई खतरनाक आदमी मेरे पीछे यहाँ तक आया है। वो एक खौफनाक ब्लैकमेलर है। मैं उसे 1 करोड़ रुपया दे चुका हूँ, लेकिन उसे जान नहीं छुड़ा सका। अब उसने मुझसे और रुपया मांगा था, मगर मेरे हालात ठीक नहीं, मैं उसकी मतलूबा रकम नहीं दे सकता, और मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि अब मैं उसके मुतालबे पूरे नहीं कर सकता। उसने मुझे धमकियां दी और कहा कि वो मेरे ब्लैकमेलिंग स्टफ को मंजरेआम पर नहीं लाएगा, क्योंकि मंजरेआम आने के बाद उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है और मुमकिन है मैं खुदकुशी भी कर लूँ। लेकिन रकम वसूल करने के बहुत से ज़राए उसके पास हैं और मैं होशियार हूँ। और इंस्पेक्टर, मैंने उस खतरनाक आदमी को अपने गिर्द मंडलाते देखा है। तुम मेरी हिफाजत करो जब तक मैं यहाँ रहूँ, ऐसे आदमी से होशियार रहना। उससे मैंने वादा किया और उस पर कड़ी निगाह रखने लगा। यूं भी मेरी ड्यूटी थी, और फिर एक शाम जब सरमायादार एक मीटिंग में शरीक था, मेरी मुलाकात काशिक से हो गई। वह मुझे देखकर मुझसे लिपट गया और मैं उसे बड़ी मोहब्बत से मिला। मैंने उससे उसके हालात पूछे और वो मुझे अपने बारे में बताने लगा। सबसे पहले तो उसने ये बताया कि उसने अबीका से शादी कर ली है। मुबारक हो मेरे दोस्त। दर हकीकत तुम्हें अजीम बीवी मिली है, क्या वो भी साथ है, मैंने उससे पूछा। नहीं, उसे खलीज की रियासतों के एक शेख के पास छोड़ाया हूँ। वो शेख की दौलत में से अपना हिस्सा निकालने का बंदोबस्त कर रही है। क्या मतलब? तानिया, उसका नया नाम तानिया है। तानिया ग्रुप के सिर्फ 2 मेंबर हैं, अबीका और काशिक, और लंदन पुलिस आज तक फैसला नहीं कर सकी कि तानिया असल में क्या है। कोई बहुत बड़ी तंजीम या चंद अफराद। तुम तानिया के नाम से नावाकिफ ना होगे, और दर हकीकत मैं दुनिया के खतरनाक जालसाज ग्रुप तानिया से नावाकिफ ना था। लेकिन मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि तानिया बीका और काशिक पर मुश्तमिल होगी। काशिक की फितरत से मैंने कई बार उसके बारे में सोचा था कि कहीं बाकायदा जुराइम पर माइल ना हो जाए, और आज मेरे अंदेशे हकीकत बन गए। ये तुमने बहुत बुरा किया काशिक, तुमने बाकायदा जुराइम शुरू कर दिए। ये ज़िंदगी बहुत दिलचस्प है आसिफ, बल्कि मेरी एक पेशकश है, अगर तुम कबूल करो। क्या? मैंने होंठ भींच कर कहा। तानिया ग्रुप में एक मेंबर का इजाफा क्यों ना हो जाए? एक तवील अरसा के बाद हम लोग फिर एक क्यों ना हो जाएं? अबीका शेख को ज़िबा करके स्वीडन पहुंच जाएगी, मैं अपना काम करके यहाँ से स्वीडन जाऊँगा, और फिर वहाँ कुछ दिन आराम करने के बाद हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे। मुझे सख्त गुस्सा आ गया था। आखिर वो मुझे क्या समझता है? लेकिन इस गुस्से पर मसलिहत गालिब आ गई और मैंने गुस्से पर काबू पाकर पूछा, यहाँ से तुम कब जाओगे काशिक? बस 15 दिन ज़रूर लग जाएंगे। किसी खास काम के सिलसिला में आए हो? हाँ। वो क्या? यार, एक बहुत बड़ा सरमायादार हुआ है, बड़ा खबीस इंसान है। अपने मुल्क में उसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, जिसे मैंने पकड़ लिया। खासी रकम वसूल की, लेकिन अब नहीं दे रहा। मेरा ख्याल है उससे कुछ और वसूल करूं, इसी चक्कर में आया था। काशिक, मैंने संजीदगी से उसे मुखातिब किया। उसने हैरत से कहा। मैं मुकामी महकमा पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ। मेरी ड्यूटी उसी सरमायादार पर है, और उसने मुझे एक खतरनाक ब्लैकमेलर के खतरे से आगाह भी कर दिया है, जो उसके पीछे यहाँ तक आया है। मैंने इंतहाई सर्द लहजे में कहा और वो उछल पड़ा। तुम महकमा पुलिस में हो? उसने चीखते हुए पूछा। हाँ, और तुमने अभी मुजरिम होने का इकरार किया है, मैंने बदस्तूर सर्द लहजे में कहा। लेकिन उसने मेरी बात पर कोई तवज्जो ना दी और गुस्से में बोला, लेकिन मैंने तुमसे मना किया था कि तुम पुलिस की मुलाजमत कभी ना करना। अब इस बात को छोड़ो, हाल की बात करो, मैंने कहा। क्या खाक बात करो, तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया। दिल चाह रहा है तुम्हें कत्ल कर दूं। अब बताओ, क्या मेरा तुम्हारा टकराव नहीं हो सकता? हो सकता है काशिक, मैंने कहा। क्या ओहदा है तुम्हारा? इंस्पेक्टर, मैंने जवाब दिया। ओ गधे, तुझे क्या सूझी थी पुलिस की नौकरी की? सख्त परेशान कर दिया है, उसने दांत पीसते हुए अपने मखसूस अंदाज में कहा। फिर उसने शाने झटके और बोला, बहुत बुरा किया तुमने आसिफ। मुझे इससे ज़्यादा सदमा कभी नहीं पहुंचा। क्या तुम यह मुलाजमत छोड़ नहीं सकते? नहीं, मैं इसमें खुश हूँ, पूरी तरह मुतमईन। बकवास करते हो, उसने नरम लहजे में कहा और फिर फीकी आवाज़ में बोला। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, ठीक है, इंस्पेक्टरी करें आप। तुम्हारा और हमारा खुदा हाफिज। कहाँ जा रहे हो? मैंने पूछा। आज ही स्वीडन चला जाऊंगा, उस सरमायादार के बच्चे की ऐसी तैसी। मुझे टकराया भी है तो मेरे यार से। कोशिश करूंगा आसिफ कि आइंदा तेरे शहर में ना आऊँ, बल्कि तेरे मुल्क में ही ना आऊँ। लेकिन अगर कभी आ भी जाऊँ तो मेरे रास्ते में ना आना आसिफ, ये मेरी दरख्वास्त है।
मैं कोई जवाब न दे सका। उसे गिरफ्तार ना करके मैं अपने फ़र्ज से गफलत कर रहा था, लेकिन उसे गिरफ्तार करना भी मेरे बस की बात न थी। इतने अरसा के बाद तो वो मिला था, इसके बावजूद मैं उसे रोक ना सका और वो आगे बढ़कर मेरी नज़रों से ओझल हो गया। ये थी मुजरिम बनने के बाद काशिक से मेरी पहली मुलाकात। वो दर हकीकत चला गया और फिर एक तवील अरसे के बाद वो दोबारा मुझे नजर आया। वो इतना खूबसूरत था, उतना ही कवि हैकल था। गो उसके चलने में कुछ तब्दीली हो गई थी। अब उसके चेहरे पर छोटी सी खूबसूरत दाढ़ी थी, घनी और खूबसूरत मूंछें थी और वह इन दोनों चीज़ों की वजह से बहुत शानदार नजर आता। लेकिन मैंने उसे बासानी पहचान लिया और उसे रोक लिया। काशिक, मैं तुम्हें बखूबी पहचान गया हूँ। अगर तुम तफरीहन इस मुल्क में आए हो तो तुम्हारा दोस्त तुम्हें खुश आमदीद कहता है, और बिलाशुबा तुम्हारे क़याम के लिए मेरी कोठी से बेहतर जगह और कोई ना होगी। लेकिन अगर तुम दौलत कमाने आए हो तो मेरे दोस्त वापस चले जाओ, ये मेरा इलाका है और मैं अपने दोस्त काशिक के हथकंडों से बखूबी वाकिफ़ हूँ। तुम मुझे पहचान ही गए हो आसिफ, तो मेरी जान इस बार मुझे आज़ाद छोड़ दो। मैंने एक बार तुम्हारी बात मानी है, दूसरी बार तुम मेरी बात मान लो। 2-3 माह से ज़्यादा ना रहूँगा आसिफ। ये मेरी वार्निंग है काशिक, 4 दिन के अंदर अंदर ये मुल्क छोड़ दो, वरना हमारी आइंदा मुलाकात एक डीएसपी और एक मुजरिम के दरमियान होगी। इस पर उसने मुझे डीएसपी बनने की मुबारकबाद दी और ये कहा कि पिछली बार उसने मुझे इसलिए मुआफ़ कर दिया था कि मेरा ओहदा इंस्पेक्टर का था और वो मेरी तरक्की नहीं रुकवा सकता था। लेकिन अब उसने कहा कि उसे मेरा चैलेंज मंजूर है। और फिर उसने बताया कि अबीका मेरे साथ है और मैं सब कुछ भूलकर अबीका के बारे में पूछ बैठा। जिस पर उसने बताया कि वो तानिया है, कि मैं तानिया से मुलाकात करना पसंद करूंगा। इसके साथ ही उसने कहा कि तानिया पुलिस वालों से दोस्ती पसंद नहीं करती। अगर मैं इस्तीफ़ा दे दूं तो वो मुझसे ज़रूर मुलाकात करेगी। बहरहाल वो मुझसे काफ़ी देर तक गुफ्तगू करता रहा। उसने मेरी चाय की दावत भी कबूल नहीं की, क्योंकि उसने कहा कि अब मामला एक डीएसपी और एक मुजरिम के दरमियान है। चाय पीकर मुमकिन है पुरानी दोस्ती की याद फिर ताज़ा हो जाए, और वो इस बात को मानने के लिए तैयार ना था। वो दिन था और आज का दिन मैं मुस्तकिल उलझन में रहता। मैं फैसला ही नहीं कर पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। बहरहाल मुझे अपना फ़र्ज़ अजीज़ था। मैंने अपनी तमाम ज़हानत उस पर सर्फ कर दी कि काशिक के बारे में मालूमात करूं कि वो क्या कर रहा है। बैरून मुल्क होने वाले जुराइम की रिपोर्ट खसूसी तौर पर मुझे मिलती और मैं उसे चेक करता। मैं काशिक के खास अंदाज से वाकिफ़ था और जुर्म से ये अंदाज़ा लगा सकता था कि यह जुर्म किसने किया है। लेकिन तवील अरसा तक मुझे काशिक के अंदाज का कोई जुर्म न मिला और बिलाखिर काशिक सामने आ ही गया। इस बार महकमे दाखिला की तरफ से बराह रास्त महकमे को हदायत मिली कि एक रियासत के ईवान ने खुफिया तौर पर इतला दी है कि कुछ पुरस्कार लोग रियासत का खजाना गायब कर चुके हैं, और हैरत की बात यह है कि उनका साथ रानी ने दिया है। रियासत के राजा को अभी तक खजाने की गुमशुदगी का पता नहीं। ईवान ने कहा है कि इससे कबल के राजा को मालूम हो जाए और कोई गड़बड़ हो। वो चाहता है कि खजाने की गुमशुदगी का पता चलाया जाए। मैंने कोशिश शुरू कर दी, क्योंकि यह केस मेरे ही सुपुर्द किया गया था। मैं रियासत की रानी से मिला। एक खूबसूरत और नौजवान औरत थी, लेकिन हल्दी की तरह जर्द। मैं खुफिया तौर पर उससे मिला, लेकिन इंतहाई कोशिशों के बावजूद वो मुझसे ना खुली। वह चूंकि एक रियासत की रानी थी, इसलिए मैं उसे जुबान खोलने पर मजबूर न कर सका। लेकिन मैंने खुफिया तौर पर उसकी निगरानी करना शुरू कर दी। रानी ने मेरी मुलाकात के 4 घंटा बाद खुदकुशी कर ली और मैं खला में हाथ पांव मार कर रह गया। यहाँ से सिलसिला ज़रूर ख़त्म हो गया था, लेकिन मैं जानता था कि गड़बड़ ज़रूर है। चुनांचे अपने तौर पर मैंने एक स्कीम बनाई और मेरे खास कारकुन चारों तरफ फैल गए। वह सिर्फ रियासतों के महाराजों की निगरानी करते थे। फिर एक और रियासत में गड़बड़ हुई। राजा ने अपनी रानी को शूट कर दिया था। बात तो न खुल सकी, लेकिन मेरा दिल ज़रूर खटक गया और मुझे यकीन हो गया कि एक रियासत की रानी की खुदकुशी और दूसरी रियासत के राजा का कत्ल एक ही वाक़यात की 2 कड़ी हैं। मेरे आदमी काम करते रहे और काफ़ी दिनों की जान फिशानी के बाद मुझे एक ही खबर मिल सकी। मेरे आदमियों ने बताया कि कई रियासतों की कारें तिलरामगढ़ी के एक मंदिर, जिसे राखान मंदिर भी कहा जाता है, और तरखान मंदिर भी, वहाँ जाती हैं। राजों महाराजों की कारें तरखान मंदिर क्यों जाती हैं? मैंने बेहतरीन किस्म के आदमी तरखान मंदिर भेजे और उन्होंने जल्द एक इंतहाई कामयाबी तला दी। उन्होंने बताया कि मंदिर का नया पुजारी बहुत पहुंचा हुआ है। अगर वो किसी को आशीर्वाद दे दे तो जो मांगो मिल जाता है, लेकिन वो सिर्फ राजों और महाराजों को ही मुंह दिखाता है और किसी की उस तक रसाई नहीं। मेरे लिए खबर बहुत ज़बरदस्त थी। मंदिर का नया पुजारी, लफ्ज़ नया मेरे लिए बड़ी कशिश रखता था। बहरहाल फिर क्या था, मैंने अपने चेहरे पर ज़बरदस्त मेकअप किया और किसी न किसी तरह मंदिर पहुंच गया। ये डूबे चांद की रात थी। डूबे चांद की रात मंदिरों में खास पूजा होती है और मैं उस खास पूजा में शरीक था और मैंने उस खास पूजा में बहुत कुछ देखा। मैंने मंदिर के नए पुजारी की ज़ियारत की और उसे एक निगाह में पहचान गया। वो काशिक के अलावा कोई ना था, लेकिन यह सिर्फ मेरी निगाहें ही पहचान सकती थीं। जिन्होंने काशिक के बेशुमार रूप देखे थे, बिलाशुबा मेरे अलावा और कोई ना पहचान सकता था। मैं काशिक की पूरी स्कीम समझ गया। इस बार वो यहाँ के राजों को लूटने का प्रोग्राम बना कर आया था
और इसके लिए बिलाशुबा उसने एक खूबसूरत जाल फैलाया था। वो यहाँ एक ज्ञानी के रूप में मशहूर हो गया, लेकिन ये शोहरत उसने इंतहाई खास राय से सिर्फ राजों महाराजों तक ही पहुंचाई होगी। अगर आम लोगों तक ये शोहरत पहुंच गई होती तो पुलिस को उसके बारे में मालूम होना कोई मुश्किल बात ना हो सकती थी। फिर मैंने डूबती रात का रक्स किया और मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। उस रकासा को मैं अच्छी तरह जानता था और उस रकासा को देखकर मेरे दिल को धचका लगा। ये सिर्फ एक वकार परस्त औरत थी जिसने खुद को वो कुछ बना लिया था जो उसका महबूब चाहता था। हाँ, ये अबीका थी, वो अबीका जो कभी मेरी चाहत थी। अगर वो काशिक को पसंद ना करती तो मैं उसे हासिल करने के लिए ज़मीनों आसमान एक कर देता। अबीका रक्स कर रही थी, देवदासियों का रक्स, और मंदिर के लोग उसके रक्स पर महवे हैरत थे। कोई नहीं जानता था कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तालीम याफ्ता एक गैर मुल्की औरत है। वो खास मुकामी रक्स पेश कर रही थी, और वो भी ऐसे फनकाराना अंदाज में कि देखने वाले अशश कर उठें। रक्स खत्म हो गया और मैं ज़हनो दिल पर एक अजीम बोझ लिए वापस आ गया। रात भर फर्जो मोहब्बत में शदीद कशमकश होती रही। काश मैं उस कठिन रात की हकीकत सही अल्फाज में बयान कर सकता, लेकिन सुबह को मैं पुरसुकून था। मैंने फ़र्ज पर दोस्ती कुर्बान कर दी थी और दूसरे दिन मैंने मुकम्मल रिपोर्ट पेश कर दी। एसपी साहब ने मेरी कारकर्दगी को बेहद सराहा और हमने वो पुलिस पार्टी तरतीब दे डाली जिसने काशिक को गिरफ्तार करना था, और बेलाखिर काशिक को गिरफ्तार कर लिया गया। ये है मेरी कहानी। इस तफसील से आप मेरी दूसरी रात की कशमकश और मेरे एहसासात को समझ गए होंगे। लेकिन मेरी कहानी ख़त्म नहीं हुई। अभी तो इसका एक दिलचस्प टुकड़ा बाकी है। जी हाँ, काशिक से तीसरी मुलाकात बाकी है। आपको इल्म है कि मेरी तीसरी मुलाकात कब और कैसे हुई? ज़ाहिर है नहीं होगा, तो सुनिए। दूसरे दिन हस्बे मामूल मैं ऑफिस पहुंचा। सर बेहद भारी था, पूरी रात नींद नहीं आई। उस वक्त भी दिल उदास था। अभी तो एक इंतहाई नागवार फ़र्ज इंजाम देना था, यानी अभी काशिक को अजियतें देकर अबीका के बारे में मालूम करना था कि वो कहाँ है। अभी मैंने ऑफिस कदम रखा ही था कि एसपी साहब का अर्दली मेरे पास आ गया। उसने सलूट करके कहा, साहब 2 बार आपके घर पर फ़ोन करा चुके हैं, आप घर से चल चुके थे। साहब ने कहा था जूँ ही आप आएँ आपको सलाम बोलूँ। ओह, कहाँ हैं साहब? मैंने जल्दी से कहा। लॉकअप में, अर्दली ने जवाब दिया, और मैं लॉकअप के करीब के कमरे में पहुंच गया। एसपी साहब परेशान से खड़े थे और सामने ही एक पुजारी सहमा हुआ खड़ा था। ये काशिक तो नहीं था। मैंने चारों तरफ देखा और एसपी साहब बोले, क्या देख रहे हैं आसिफ साहब? वो कहाँ गया? मैंने बौखलाए हुए अंदाज में कहा। वो तो यही है, अलबत्ता आप ये देख लें। एसपी साहब ने मजीद रखी हुई एक मेकअप विग उतार कर मेरे सामने कर दी। ये काशिक के खदोखाल थे। मैं हैरत से उछल पड़ा। तो ये मेरे मुंह से निकला, जी ये मंदिर का पुराना पुजारी है। इसका बयान है कि रात को नए पुजारी जी मंदिर में थे। उन्होंने उसे खूब चरस पिलाई और कहा कि आज रात महान है, आज जी भरकर दम लगाओ, कल्याण हो जाएगा। चुनाचे उसने जी भरकर दम लगाए और उल्टा हो गया। इसके बाद उसे नहीं मालूम कि उसके साथ क्या हुआ। मेरा मतलब आगे आप खुद समझ सकती हैं। ओह, तब तो वो बड़ी गड़बड़ हो गई। मेरे मुंह से बेतुके अल्फाज निकले और एसपी साहब ने तंजिया अंदाज में हाथ उठाकर मुझे रोक लिया। कोई बात नहीं, मैंने भी वही सोचा जो तुम सोच रहे थे। मैंने फौरी तौर पर उस नंबर के बारे में तहकीकात कराई जो रात को नजर आने वाली कार पर था। मेरा मतलब है जो महाराजा चोपड़ा की कार थी। पता चला कि वो नंबर अभी तक किसी को रजिस्टर्ड नहीं किया गया। महाराजा चोपड़ा से भी खुसूसी दरख्वास्त के साथ राब्ता कायम किया गया और उन्होंने बड़ी दिलचस्पी से पूछा कि क्या दर हकीकत तरखान मंदिर में कोई पहुंचा हुआ पुजारी आया है? अगर यह हकीकत है तो वो उससे मिलना चाहता है। तब तो जनाब वो दोनों हमें जुल देकर निकल गई, मैंने हाथ मलते हुए कहा। लेकिन ना जाने क्यों मेरे दिल में एक अनजानी मुसर्रत रींग आई थी। तकरीबन 2 घंटे तक एसपी साहब के ऑफिस में रहकर जब मैं अपने दफ्तर वापस आया तो मेरे जहन पर कोई बोझ नहीं था। अलबत्ता मैं हैरान जरूर था कि आखिर उन दोनों ने ऐसी तैयारियां चंद लम्हात में कैसे कर ली। लेकिन यह हैरानी उस खत से दूर हो गई जो मुझे अपनी मेज़ पर मिला, और बाद में पता चला कि दस्ती तौर पर किसी ने चपड़ासी को दिया था कि मुझ तक पहुंचा दे। खत मैंने खोलकर देखा था। जान से ज्यादा अजीज आसिफ, ले यार तेरा दियार छोड़ रही है। नाराज क्यों होता है, मगर तू तो बड़ा बेवफा इंसान है। पिछली रात मैंने तुझे पहचान लिया था और मैंने अबीका से कहा ओ निकल चले, तुम जरूर आओगे और बड़े जोरों शोर से आओगे। लेकिन वह पगली मचल गई और कहने लगी कि एक बार तुम्हें देखे बगैर ना जाएगी। उसका बहुत दिल चाह रहा था तुम्हें देखने को। तब मजबूरन एक दिन रुकना पड़ा। अबीका ने तुम्हें देख लिया तब जा रही हैं। कोशिश करूंगा कि आइंदा तेरे मुल्क ना हूं। हाँ, आया तो तुझसे जरूर मिलूंगा। मेरा और अबीका का प्यार, तेरा दोस्त काशिक।